देखिए 400 पार शुरू कहीं से हुआ था और कब खत्म हो गया किसी को पता भी नहीं चला। ये नेता जो कभी 400 पार चीखते थे, आज मंचों से 400 पार नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार मंचों से मंगलसूत्र का भ्रम फैला रहे हैं, उसको सच न माना जाए। जो घोषणा पत्र में कांग्रेस वादे कर रही है उसको सच माना जाए। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और मेरे साथ हैं एक समाजवादी पार्टी का नया युवा चेहरा, और ये चेहरा बदायूं को मिलने जा रहा है। हालांकि 4 जून को पता लगेगा कि परिणाम क्या होगा, इस चेहरे को यहाँ के लोगों को कितना साथ मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे जब युवा आते हैं तो उम्मीदें बढ़ती हैं। एक युवा से क्या उम्मीद करे? बात कही जाती है एक्सपीरियंस की, बात कही जाती है, कभी कहते हैं युवा मिले, कभी कहते हैं एक्सपीरियंस जरूरी है। इंडिया टीम में भी देख रहे होंगे आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं शिवेंद्र जी आपका और वन इंडिया के श्रोताओं का धन्यवाद देता हूं जो समय निकाल के आप लोगों ने यहाँ पे आके हमें कवर किया। आपने जो बात कही, दोनों चीज़ें एक साथ में मिल सकती हैं। अगर कोई युवा अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करता हो, उनसे सीखता हो, उनसे सीख लेता हो, तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपको जोश भी मिलेगा। तो आज बदायूं में रहकर अपने सम्मानित बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों चीज़ों आज यहाँ पे बदायूं के अंदर मिलती है। आदित्य जी, चूंकि चुनाव जो है, जो जिस तरह से देश में एक माहौल बनाया गया है, और उसमें एक बड़ी बात कही गई है खास तौर से मौजूदा प्रधानमंत्री के द्वारा कि 400 पार, एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे कि अब जीत की तो कोई बात ही नहीं है, बस 400 पार करना संख्या की बात हो गई है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब लोगों के, जो जनता के मन में एक सिस्टम सेट किया जाता है, मानसिकता बनाई जाती है, उस मानसिकता के लिए आपका क्या जवाब होगा? अपने क्षेत्र में भी जाते होंगे, ये सवाल आता भी हो लोगों के दिमाग में, 400 पार 400 पार, तो आप कैसे इसे वो करते हैं? देखिए 400 पार शुरू कहीं से हुआ था और कब खत्म हो गया किसी को पता भी नहीं चला। कैसे लगता है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे आए जो खत्म हुआ? देखिए, आज 400 पार के ऊपर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। ये नेता जो कभी 400 पार चीखते थे, आज मंचों से 400 पार नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उनको जमीनी अपनी हकीकत पता पड़ी है। 2 चरण के चुनाव में, जिन 2 चरणों में इंडिया गठबंधन को बड़ा समर्थन मिला है, बड़ा सहयोग मिला है, तो उस चीज को देखते हुए जितने बड़े नेता हैं, पहले उनका 400 पार का नारा बंद हुआ। अब उनके जो मुद्दे पहले कभी कुछ और होते थे, आज वो मुद्दे हटके फिर वही हिंदू मुस्लिम की बात करना या फिर मंगलसूत्र की बात करना या भ्रमित करना, सीधे तौर पे मंगलसूत्र की बात से याद आया कि आपका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, और कांग्रेस आपके साथ है। उनके एक बड़े नेता ने कहा, और लोगों के दिमाग में बात, जब कोई बड़ा नेता बोलता है, चाहे आप बोले, अखिलेश जी बोले या और कोई बोलते, उस पर विचार जरूर करती है जनता। तो उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा टैक्स लगाया जाएगा जिसपे बारिश को आधे से कम या आधा जो है संपत्ति मिलेगी, आधी संपत्ति, वारिसान टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वो लगा दिया जाएगा, और वो 50% से ज्यादा जो है वो सरकार जब्त कर देगी। कौन बड़े नेता थे? ये सैम पित्रोदा, अंतरराष्ट्रीय उनके अध्यक्ष कांग्रेस के, उसकी बहुत चर्चा हुई। अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, क्या ये लिखित में कहीं घोषणा पत्र में कहा गया है? लिखित में नहीं कहा गया, पर एक मानसिक जनता को जवाब, मतलब जनता में आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये बात कही जा रही है, जवाब आप लोग ही देंगे। बात आपकी ठीक है, उन्होंने ये बात अपने मुखार बिंदु से कही होगी, लेकिन आज जनता के बीच आप घोषणा लिखित में क्या कर रहे हैं? जब हम किसी प्रशासन के किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? सूचना लाइए लिखित में। तो जो लिखित में बात है उसको तथ्य माना जाए, जो मौखिक लोग कह दे रहे हैं उसको तथ्य ना माना जाए। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार मंचों से मंगलसूत्र का भ्रम फैला रहे हैं, उसको सच ना माना जाए। जो घोषणा पत्र में कांग्रेस वादे कर रही है उसको सच माना जाए। देखिए, भाजपा जो आपकी प्रमुख पार्टी, मैं मानता हूं इसमें जो विपक्ष में जिससे आपका मुकाबला है भाजपा ही है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। इंडी गठबंधन, एनडीए, और उसका जो पूरा हमला होता है वो एक बहुत बिंदु है कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में रही, चाहे मुलायम सिंह जी नेताजी की रही, चाहे उनका कहना वो एक सीधा सा बताता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ। तो इस पर अब चूंकि वो बात कहते हैं, उनका कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश में कहते हैं, तो आप तमाम लोगों को, अपने क्षेत्र की जनता को, क्योंकि आप अभी युवा हैं और सबसे ज्यादा जो आप बदायूं में ही आप चूंकि खड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोग चाहेंगे कि अगर आदित्य यादव चुने जाते हैं तो इस मुद्दे पे क्या उनकी रुख है? आदित्य यादव
कभी भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे आएंगे ही नहीं। पहली बात, युवाओं से ऐसी उम्मीद रहती आदित्य यादव अगर आएंगे तो विकास के मुद्दे को लेके आएंगे। मैं यहाँ के जितने भी मुद्दे जनता के हैं, रोजगार के, किसानों के मुद्दे हैं, उनके भुगतान ना होने के, गन्ना किसान के, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है उसका सही सुचारू रूप से ना चलना, और रोजगार मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचार है। इन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो ध्रुवीकरण हो या कुछ भी हो, इस भारत देश की जो नींव है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर रखी है। बिल्कुल। आज हमारा संविधान भी यही कहता है कि सबको एक समान लेना चाहिए, सबको एक समान अधिकार है। तो हम तो उन्हीं बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उसी को आगे बढ़ाने का। रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, लेकिन बरेली जैसा शहर मैंने जो देखा, बड़ा शहर आपके पास में, और यहाँ से युवा भागते हैं नोएडा, पास में रुद्रपुर, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए भी उन्हें बाहर भागना पड़ता है, क्योंकि संस्थान जब तक सरकारी नहीं होता है तब तक फीस सही नहीं होती। प्राइवेट संस्थानों की फीस और सारी चीज़ों का हर कोई कर नहीं सकता उसका इंतजाम, उनके माता पिता। तो 18 साल के बाद इन जगहों के बच्चे, माँ बाप जो है अपने बच्चे को बाहर भेज देते। क्या हो रहा है, ना रोजगार उन्हें यहाँ मिलेगा, ना शिक्षा यहाँ मिलेगी। तो अगर मैं बरेली की बात नहीं करूंगा, सिर्फ बदायूं पे केंद्रित बात आपसे करूंगा। आप युवा हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, आपका एक नई सोच होगी निश्चित तौर पे। क्या तो बदायूं के लिए क्या कोशिश करेंगे, आएगा नहीं, मतलब आपके मन में एक विजन होगा कि क्या करेंगे रोजगार के लिए, यहाँ के कुछ लोगों को कम से कम यहाँ रोजगार मिले, उसके लिए कोई आपकी प्लानिंग, कोई विजन? और शिक्षा प्रोफेशनल एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, एकेडमिक को छोड़ दीजिए, वो एकेडमिक्स के ऊपर तो सरकारों ने काम किया है पिछले कई सालों में, बेहतर हुआ है। हम एक सरकार की, अपनी पार्टी के, उसकी पार्टी की नहीं, धीरे धीरे बेटर हुआ है। लेकिन आपने जिस बात कही वो बात ठीक है। आज प्राइवेट संस्थानों का दबाव ज्यादा होता जा रहा है। सरकारी संस्थान जो कि कम पैसे में और कुछ शिक्षा दे सकते थे बच्चों को, वो नहीं हो पा रही हैं। तो वो प्रयास निश्चित हमारा रहेगा। जैसे धर्मेंद्र यादव जी ने पहले भी यहाँ पे काफी बड़ा एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना के यहाँ के लिए, जनता के लिए किया था। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि उसको एक्सपैंड कर सके तो एक्सपैंड करें, नहीं तो नए तरीके से कोर्सेज के कॉलेजेस हम लोग यहाँ पे स्थापित करें। साथ ही साथ जो आपने बात कही कि लोगों के पलायन की, नौकरी को लेकर के, बदायूं के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एंसेस्ट्रल बिजनेस हुआ करता था। एक समाज है वो पर्स और महिलाओं के पर्स और वॉलेट बनाता है। उस समाज को अगर आप बूम करेंगे तो और लोग उससे जुड़ सकते हैं। कारपेट का काम, कालीन का काम होता था। बुनकर समाज है वो यहाँ रहता था। तो ऐसे कई सारे पॉकेट्स हैं लोकल बिजनेस को आप मजबूत करने की बात करेंगे, ताकि वो पलायन तभी रुकेगा। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके भी योगी जी बताते हैं कि हमने किया है, लेकिन वो आपका है कि ज्यादा होना चाहिए। हाँ, वो सुचारू रूप से चले। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं एक स्टिकर लगा के छोड़ दूं कि मैंने नई दुकान खोली। जब मैं उस नई दुकान पर बैठूंगा, उसको चलाऊंगा नहीं, तो वो नई दुकान चलेगी कब? एक आदित्य जी बहुत बड़ा मुद्दा आता है जब भी किसी राजनीतिक परिवार से कोई भी हो, वो फिल्मों में भी रहा कि भाई परिवारवाद, जब राजनीतिक परिवार से युवा आता है, जैसे आप आए हो, माननीय शिवपाल जी सिंह जी के आप पुत्र हो, और नेताजी के परिवार से हो जी, तो कहते हैं इन्हें एक तरीके से वॉकओवर मिल जाता है, आसान मिल जाता है। और अगर यादवों की ही बात करें तो आप बिहार में भी इस तरह की बात एक विपक्ष कहता है कि नहीं वो क्या करते हैं, दूसरा यादव भी नहीं मिला इन्हें, अपने परिवार के यादव मिला। तो उस पे आप क्या कहते हैं कि ये आपको एक अलग से आरक्षण मिल गया, या फिर इसका क्या जवाब है? मतलब आपका इस पे क्या, आपका व्यू पॉइंट क्या है? परिवारवाद पे मेरा जवाब साफ रहता है कि हालांकि मैं एक छोटी सी बीच में कहूंगा, विपक्ष को जवाब देने के लिए नेता सिर्फ कहते हैं राजनाथ सिंह का लड़का है, उनका लड़का है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो किसी की दूसरे की बात करने से हम चाहते हैं इस पे एक स्पष्ट बात हो और युवा के मुंह। पहले हम स्पष्ट बात बता दें, फिर हम भी राजनाथ जी पे आएंगे। लेकिन हम स्पष्ट बात बता दें आपको, आदित्य यादव ना ही एमएलसी बन रहे हैं, ना ही राज्यसभा जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। लोकतंत्र में ये अधिकार जनता को भी है और एक जनप्रतिनिधि को भी है कि वो किसी परिवार का बना रहे, कोई भी बना रहे, जनता उसको चुनेगी। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता अगर मुझे पसंद करेगी तो वोट देगी, नहीं पसंद करेगी तो भाई मुझे निकाल बाहर करेगी 2 मिनट के अंदर।
और जहां तक दूसरी बात आपने कही राजनाथ जी, मैं राजनाथ जी पर बड़े नेता हैं और सभी बड़े नेता हैं, सभी का सम्मान है। हर पिता चाहता है कि उनका पुत्र जो है कामयाब हो, अपने किसी भी फील्ड में जाए। डॉक्टर जिस दिन से अपने बेटे को अपनी कुर्सी पर बैठा देगा वो डॉक्टर हो जाएगा। लैंड डेवलपर जिस दिन अपने बच्चे को अपनी कुर्सी पे बैठा देगा वो बॉस हो गया, वो मालिक हो गया उस कंपनी का। नेता कितनी भी कुर्सी पे बैठ जाए, जब तक वो जनता से आशीर्वाद नहीं लेगा, जनता में स्वीकारा नहीं जाएगा, तो वो नेता नहीं बनेगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो जनता में जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे बैट पकड़ना नहीं आता, मैं बीसीसीआई का अच्छा जवाब है। आपको मैदान में भेजा जा रहा है, आपको रन बनाने होंगे तभी आप टीम में रह पाओगे, मतलब आपका सीधा सा है बहुत अच्छा। एक लेकिन मैं एक बात कहूंगा, और एक सबसे पहले मैं चाहूंगा जनता के लिए आप संदेश देंगे, उससे पहले एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है। और कड़वा सवाल ये है कि विपक्ष ने आप पे हमला किया है, या वो कोई षड्यंत्र है, या वो सच्चाई है, आप ही बता सकते हैं। विपक्ष ने एक तरीके से आपको रंगीन मिजाज घोषित करने की, या वो जो मीडिया में फोटो तमाम है कोशिश की है। तो मैं आदित्य जैसे युवा से जानना चाहूंगा, हालांकि तस्वीरें आजकल जो युवाओं की और को एजुकेशन की होती है, मित्रता की होती है, गले लगना सामान्य सी बात है, लेकिन तस्वीरें थोड़ी उससे और आगे चली जाएं तो उसका जवाब पूछा जाता है। और एक आप सामान्य आदित्य यादव नहीं है, आप जनता की संपत्ति हैं। तो जनता की संपत्ति, उसमें जनता समझ ले आदित्य यादव है क्या, वो तस्वीरें हैं क्या। प्लीज देखिए, वो अभी की तो है नहीं, पहले की रही होगी। और मैं तो इतना कहता हूं, किसी की निजी जिंदगी क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया में तस्वीरों में पहले पूरी बात सुनिए। निजी जिंदगी में कौन क्या कर रहा है, अपने ऑफिस से निकल के एक नेता जब अपने घर चला जाता है तो वो उस घर का बेटा होता है, उस घर का मालिक होता है, उस घर का भतीजा होता है, वो उस किरदार में रहता है। जहां तक उन फोटोज को लाने की बात है, तो जिस तरीके से उनको लाया गया, क्या आज भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं आदित्य यादव पे हमला करने के लिए, या बदायूं के अंदर उनके पास इतना विकास नहीं किया है कि वो उसके ऊपर बात कर सके और कहे हमने ये काम किया इसलिए हमको वोट दो। तो वो इसीलिए इस ऊंची राजनीति पे आ गए हैं कि उनके पास मुद्दे तो बचे नहीं हैं, तो वो यही फोटो दिखा लें। आप बता दीजिए, आपने जैसा कहा कोविड स्कूल्स में आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, सब चीजें हैं, आपके बच्चे मित्रता के स्वभाव में गले लगना होता है, हाथ मिलाना होता है। तो एक स्विमिंग पूल का उन्होंने काफी उसको दिखाया हुआ है। अरे तो स्विमिंग पूल क्या घर में नहीं होता, स्कूलों में नहीं होता? हो सकता है। तो फिर तो आपके नजरों को एक समान दोस्ती वाले फोटो हैं जिसको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। खैर, ये हो गया। ये जो आपका 7 तारीख को चुनाव है आपके में, जनता को क्या वोट डालने से पहले क्या सोचने की सलाह देंगे? वोट डालते हैं लोग, मैं इसका समर्थक, मैं उसका समर्थक, मैं बड़ी बड़ी रैली निकल रही है, पर जनता वोट डालते समय क्या सोचे, वो एक संदेश मैं चाहता हूं। ये युवा के वो ये सोचे कि मुझे ही वोट देना है, मुझे मुख्यमंत्री बनाना है, मुझे ये सब नहीं। जनता वोट डालते अपने बच्चों के विषय में क्या सोचे, बच्चों के विषय में सोचे, समाज के विषय में क्या सोचे, वो कैसे सोचे। जनता पहले ये सोचे कि बीते 10 सालों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कितना उनको मिल गया और कितना उनसे चला गया, ये सोच ले। और आने वाले 5 सालों में उसे क्या चाहिए और उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको वो कहाँ देखना चाहती है। क्या वो अपनी पीढ़ी को उन हाथों में देखना चाहती है जो संविधान या लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जो तानाशाही पे ले जा रहे हैं, या फिर वो अपने बच्चों को उन हाथों में देखना चाहती है जो रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, सुरक्षा की बात करें। तो सवाल सीधा सीधा है कि 10 सालों को आप अगर देखेंगे तो जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब कोई नेता जो ऐसा सवाल होता है जो बहुत कड़वा होता है, उसकी छवि को चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है और उस पर भी वो संयमित रहे। तो एक युवा का संयम देख के मैं थोड़ा सा प्रसन्न भी हुआ। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, आप अपने उसमें उद्देश्य में कामयाब हो। मेरे साथ आदित्य से धन्यवाद।